प्रोफेसर प्रभाकर से दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। प्रभाकर से मौर्य काल के एंटीक्स की जानकारी मिलते ही अनमोल उत्साहित होते हुए उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रभाकर जी कि पाटलिपुत्र में वो कौन सा गांव है जहां वो एंटीक्स के अवशेष खुदाई में मिले थे? अनमोल के उन गांव के नाम पूछते ही प्रोफेसर प्रभाकर उसे कहते हैं, दानापुर। ये वो गांव है जहां उस काल के अवशेष मिले थे। प्रोफेसर की बात सुन अनमोल सोचते हुए कहता है, आधा काम आपने कर दिया प्रभाकर जी, बाकी का काम मैं कर ही लूंगा। अनमोल की बात सुनकर प्रोफेसर प्रभाकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, इतना आसान नहीं है अनमोल उन एंटीक्स को वहां से निकालना। इतनी बड़ी जगह में वो एंटीक्स कहां जमीन में गड़े हुए हैं तुम कैसे पता करोगे? और मान लो कि तुम्हें एंटीक्स का पता चल भी गया तो तुम्हें वहां खुदाई करने देगा कौन? प्रोफेसर की बात पर गौर करते हुए अनमोल उनसे कहता है, हो सकता है मुझे खुदाई करने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर करनी भी पड़ेगी तो मुझे वो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ये पाटलिपुत्र पटना में पड़ता है ना प्रभाकर जी? अपना सिर हिलाते हुए प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहते हैं, हाँ वहीं पर है पाटलिपुत्र। पर तुम्हारी दिलचस्पी अचानक से मौर्य काल के एंटीक्स को हासिल करने में क्यों आ गई? प्रोफेसर प्रभाकर का जवाब देते हुए अनमोल उनसे कहता है, बस यूं समझ लीजिए प्रभाकर जी कि मेरा उन एंटीक्स को हासिल करना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर प्रभाकर से जानकारी एकत्रित कर अनमोल वहां से चला जाता है। अनमोल के नए घर पर एक खुशनुमा माहौल छाया हुआ होता है। चंदा नीलम के साथ रसोई के डिब्बे जमाने में व्यस्त थी, तो वहीं कुंदन और राघवेंद्र घर शिफ्ट करने वालों से काम करवा रहे होते हैं। घर में काम हो ही रही होती है, तभी राघवेंद्र हॉल से चंदा को रसोई में आवाज देते हुए कहते हैं, चंदा किचन का काम हुआ कि नहीं? जल्दी कर, पूजा भी तो करनी है। चंदा भी रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, हाँ जी बस हो गया, 5 मिनट। अनमोल भी बस आता ही होगा। उसी खुशनुमा माहौल के बीच तभी गेट पर खटखटाने की आवाज आती है। पोस्टमैन। पोस्टमैन की आवाज सुनकर राघवेंद्र बाहर की ओर जाते हैं। तभी पोस्टमैन राघवेंद्र को आते हुए देख उन्हें एक लिफाफा थमाते हुए कहता है, ये लीजिए सर, आपके लिए लेटर आया है। उस लिफाफे को देखते हुए राघवेंद्र पोस्टमैन से पूछते हैं, क्या है इस लिफाफे में? पोस्टमैन मुड़कर जाते हुए राघवेंद्र से कहता है, पता नहीं साहब क्या है इसके अंदर, पर बाहर से देखने पर तो ये कोर्ट के पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। इतना कहकर पोस्टमैन वहां से चला जाता है। अपने हाथ में उस लिफाफे को थामे राघवेंद्र घर के अंदर आता है और उस लिफाफे को कुंदन को थमाते हुए कहता है, कुंदन ये देख, कुछ कागजात है इसके अंदर, देख तो सही क्या है ये। कुंदन उस लिफाफे को हाथ में लेता है और फाड़ कर उन पेपर्स को पढ़ते हुए कहता है, ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट कचहरी का नाम सुनते ही राघवेंद्र चौंक कर कुंदन से पूछते हैं, क्या कोर्ट के पेपर्स? आखिर किस चीज के पेपर्स हैं ये? जरा अच्छे से पढ़कर बोलना तो। उन पेपर्स को पढ़ते हुए कुंदन हैरान होते हुए राघवेंद्र से कहता है, ये कोई यशवर्धन और अनमोल के बीच के केस के पेपर्स हैं पापा। यशवर्धन ने अनमोल पर कोई धोखाधड़ी का केस डाला है, उसी की पेशी के लिए ये पेपर्स आए हैं। यशवर्धन का नाम सुनते ही राघवेंद्र आग बबूला हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, आखिर सुकून नहीं पड़ा इस यशवर्धन को मेरी जिंदगी बर्बाद करके, जो अब मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। अगर इसने अब की बार कुछ किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। राघवेंद्र का गुस्सा अपने आपे से बाहर जा रहा होता है। उनकी आवाज सुनकर चंदा और नीलम रसोई से दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। राघवेंद्र को इस तरह से गुस्से में देख नीलम और चंदा हैरान हो जाते हैं। तभी राघवेंद्र अपने अतीत की यादों में जाते हुए आक्रोश में कहने लगते हैं, अच्छे से याद है मुझे कैसे उस यशवर्धन ने भरे बाजार में मुझे बेइज्जत किया था। उसके आदमियों ने मुझे कैसे अपने ही दुकान से मारकर निकाला था, कैसे मेरी सारी इज्जत एक पल में खराब हो गई थी। खुद धोखेबाज कहीं का मेरे बेटे पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहा है, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। राघवेंद्र इतने गुस्से में होते हैं कि उनकी आंखें लाल होने लगती हैं। तभी नीलम राघवेंद्र के गुस्से को देखते हुए चंदा से धीमी आवाज में कहती है, पापा बहुत गुस्से में लग रहे हैं माँ, वो अभी खराब हालत से रिकवर हुए हैं। इतना गुस्सा उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जल्दी जाकर पानी लेकर आओ, उनका गुस्सा मैं शांत करती हूँ, वरना उन्हें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है।
कुंदन राघवेंद्र को शांत करने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर राघवेंद्र कुंदन की एक नहीं सुन रहे होते। नीलम की बात सुनकर चंदा भागते हुए रसोई में पानी लेने जाती है। हालात को संभालने के लिए नीलम राघवेंद्र के पास जाती है और उन्हें शांत कराने के लिए कहती है, अरे पापा, आप गुस्सा मत कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, इधर बैठिए आप। जैसे ही चंदा पानी लेकर आती है, तुरंत ही नीलम राघवेंद्र को पानी पिलाते हुए कहती है, पीजिए, पहले पानी पीजिए। पानी के ग्लास को हटाते हुए राघवेंद्र कहने लगते हैं, मैं नहीं पीने वाला कोई पानी वानी, मुझे तो उस यशवर्धन का खून पीना है। कुंदन, देख क्या रहा है, कहीं इस घर पर सरिया वरिया है तो निकाल, चल दोनों चलकर यशवर्धन का सर फोड़ आते हैं। तभी राघवेंद्र को डांटते हुए नीलम उसे कहती है, चुप बैठिए, बहुत हो गया आपका, मैंने कहा ना पहले पानी पीजिए। पता नहीं गुस्से में क्या कहे जा रहे हो आप, लीजिए पानी पीजिए और फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ। अपने सांसों को नियंत्रण करते हुए राघवेंद्र नीलम के हाथ से पानी पीने लगते हैं। पानी पीते ही नीलम राघवेंद्र से कहती है, मुझे पता है उस यशवर्धन ने क्या हरकत की है आपके साथ, आप मुझे बेटी मानते हो ना, तो मेरी बात सुनिए, हम यशवर्धन के खिलाफ केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपको मेरी बात पर भरोसा है ना? पर आप अपने गुस्से को काबू करिए। अगर आप अपनी गुस्से के कारण अपनी हालत खराब कर लेंगे तो ये यशवर्धन की जीत होगी। क्या आप यशवर्धन को कोर्ट में हारता हुआ देखना चाहते हो या फिर आप फिर से हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते हो? नीलम की बात सुनते ही राघवेंद्र अपने गुस्से को शांत करते हुए नीलम को देखने लगते हैं। नीलम की बात सुनते ही मानो राघवेंद्र का गुस्सा क्षण भर में शांत हो जाता है। जहां उनकी आंखें कुछ देर पहले गुस्से में लाल हो चुकी होती थी, वहीं अब उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाती है। राघवेंद्र मुस्कुराते हुए नीलम से कहते हैं, सही कह रही है तू, और तेरी बात पर तो मुझे पूरा यकीन है बेटा। अपने दोनों बेटों से भी ज्यादा यशवर्धन को मैं जरूर कोर्ट में बेइज्जत होते हुए देखना चाहता हूँ। सही कहा तूने, उस यशवर्धन के कारण अपनी सेहत खराब करना कोई समझदारी का काम नहीं है। खुश होते हुए राघवेंद्र अपनी जगह से उठते हैं और पूजा घर की ओर जाते हुए कहते हैं, जल्दी कॉल करो अनमोल को, पूजा के लिए देरी हो रही है। राघवेंद्र के पीछे कुंदन भी वहां से चला जाता है। राघवेंद्र का गुस्सा शांत होता हुआ देख नीलम एक राहत की सांस लेती है। उसी वक्त अनमोल अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर ये सभी नजारा देख चुका होता है। अनमोल नीलम के पास आते हुए उसे कहता है, थैंक यू सो मच नीलम, अगर आज तुम नहीं होती तो ना जाने पापा को संभालना कितना मुश्किल होता। थैंक यू सो मच। चंदा भी नीलम की प्रशंसा करते हुए कहती है, सच में बहू नहीं बेटी ही है तू, या यूं कहूं बेटी से बढ़कर है तू। अनमोल और चंदा की बातों पर नीलम उन्हें कहती है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया, जब मैं ना हूं तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। चंदा समझाते हुए नीलम से कहती है, बेटा तेरे पापा के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, हमसे वो संभलने वाले नहीं हैं। जैसे आज तूने संभाला वो हम नहीं कर सकते, पर मैं जितना हो सके अपनी ओर से कोशिश करूंगी। चंदा की बात पर अनमोल नीलम से कहता है, माँ ठीक कह रही है नीलम, वैसे भी तुम्हारा इस घर में आना जाना लगा ही रहा है, तुम थोड़ा वक्त निकालकर पापा से मिलते रहना, उन्हें तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो चुका है। बाहर हॉल में खड़े सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी राघवेंद्र पूजा घर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे आ रहे हो के नहीं पूजा करने के लिए, और देखो कि अनमोल कब आ रहा है। राघवेंद्र को आवाज देते हुए अनमोल उनसे कहता है, मैं आ गया पापा, बस हम आ रहे हैं। हॉल में खड़े सभी लोग पूजा करने वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह अनमोल कुंदन के साथ अपनी दुकान पर बैठा ही होता है। तभी सलीम वहां आता है और अनमोल की दुकान पर नए एंटीक्स का स्टॉक देखते हुए कहता है, वाह मेरे शेर, काफी अच्छा स्टॉक मंगवाया है तूने, देखकर मजा आ गया। सलीम को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, आज आप बड़े फुर्सत में लग रहे हो सलीम भाई, आइए बैठिए, आपके लिए ईरानी चाय मंगवाऊं? अपना सर हिलाते हुए सलीम उसे कहता है, सही कहा तूने, आज मैं बड़े फुर्सत में हूँ, सुबह से चाय नहीं पी है मैंने, सर भी काफी दर्द कर रहा है, तू एक काम कर, एक ईरानी चाय मंगवा ही ले, फुर्सत से बैठकर चाय पीऊंगा अभी। मुस्कुराते हुए अनमोल अपना फोन उठाता है और होटल वाले को चाय के लिए फोन लगाता है, पर होटल वाला फोन नहीं उठा रहा होता। तभी कुंदन अनमोल को देखते हुए कहता है, इस समय होटल पर काफी भीड़ होगी, वो फोन नहीं उठाएगा, मैं एक काम करता हूँ, सलीम भाई के लिए चाय मैं ही लेकर आता हूँ। देखते ही देखते कुंदन दुकान से चाय लेने निकल जाता है। सलीम अनमोल की दुकान पर आराम से बैठे ही होता है। उसी वक्त सलीम को एक कॉल आता है। सलीम फोन उठाते हुए पूछता है, बोल रेड्डी, क्यों याद किया मुझे?
फोन पर रेड्डी सलीम से कहता है, सर, प्रवीण का पता लग चुका है। इसने आपके दोस्त अनमोल पर टाका डालकर मुकुट चुराया था। किशनबाग के किसी घर पर बैठा हुआ है। आप जल्दी आ जाइए सर, उसे ढूंढ कर निकालते हैं। फोन पर रेड्डी की बात सुनकर सलीम आग बबूला हो उठता है। क्या प्रवीण को पकड़कर सलीम फोड़ देगा कुंदन का भांडा, या सलीम होगा अपनी कोशिश में नाकामयाब? और कैसे और कहां मिलेंगे अनमोल को मौर्य काल के एंटीक्स? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सलीम अनमोल की दुकान पर आराम से गप लगाते हुए बैठा ही होता है। ठीक उसी वक्त सलीम को उसके साथी पुलिसकर्मी रेड्डी फोन कर जानकारी देता है कि प्रवीण का पता लग चुका है। रेड्डी से बात कर जैसे ही सलीम फोन रखता है, सलीम का गंभीर चेहरा देखकर अनमोल उसे पूछता है, क्या हुआ सलीम भाई, इसका फोन था? उत्साहित होते हुए सलीम अनमोल से कहता है, मिल गया वो लुटेरा अनमोल जिसने तेरे उस मुकुट को लूटा था। कहीं किशनबाग में छुपा बैठा है वो प्रवीण, अभी ढूंढ कर निकालता हूँ उसे। अनमोल से प्रवीण की बात कहते हुए सलीम जल्दबाजी में दुकान से चला जाता है। उसी वक्त दुकान के बाहर अपने हाथ में चाय का कप लिए खड़ा कुंदन सलीम की बात सुन लेता है। सलीम के वहां से जाते ही मानो कुंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराते हुए कुंदन अपने आप से कहता है, अगर इस सलीम ने प्रवीण को पकड़ लिया तो अनमोल और घर वालों को पता चल जाएगा कि उस मुकुट को चुराने के पीछे मेरा हाथ था। नहीं नहीं, मैं अपने घर वालों की नजरों में गिर नहीं सकता। मुझे कैसे भी करके प्रवीण को बताना ही होगा कि वो वहां से तुरंत निकल जाए। उसी वक्त अनमोल की नजर कुंदन पर जाती है, जहां वो दुकान के दरवाजे पर चाय का कप लिए खड़ा होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। कुंदन को परेशान खड़ा देख अनमोल उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है, अरे कुंदन, इतनी सर्दी में तेरे इतने पसीने क्यों निकल रहे हैं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हकलाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, वो लगता है आज कुछ खाने में गलत खा लिया है मैंने, इसीलिए सुबह से पेट दर्द कर रहा है मेरा। कुंदन की बात सुनकर अनमोल तुरंत ही उसके पास आता है और उसके हाथ से चाय का कप लेकर काउंटर पर रखते हुए कहता है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? एक काम कर, तू अभी घर चला जा। अपना पसीना पोंछते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, हाँ, मैं घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तो कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगा। तभी अनमोल कुंदन से कहता है, अरे नहीं नहीं, घर जाकर आराम कर लेना, कोई जरूरत नहीं है दुकान आने की, दुकान तू कल आ जाना। अनमोल से बात कर कुंदन जल्दबाजी में दुकान से जाते हुए अनमोल से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, चल अब मैं निकलता हूँ। तुरंत ही दुकान से निकलकर कुंदन तेजी से चलते हुए कुछ दूर आकर रुक जाता है और जल्द ही अपना फोन निकालकर प्रवीण को कॉल लगाता है। जैसे ही प्रवीण फोन उठाता है, कुंदन उसे कहता है, हेलो प्रवीण, अभी तू कहाँ है? बेफिक्री में प्रवीण कुंदन से कहता है, मेरे ससुर के घर पर भाई, किशनबाग में। मेरे ससुर का घर खाली पड़ा हुआ है, बस यहीं बैठकर बिरयानी पका रहा हूँ। आप भी आइए, साथ में बैठकर खाते हैं। आपको पता नहीं ना कि मैं कैसी बिरयानी बनाता हूँ? भगोने को दाग नहीं लगता और चावल भी नहीं टूटता। महक ऐसी होती है कि सारा मोहल्ला चहक उठता है। अपने दांत पीसते हुए कुंदन प्रवीण से कहता है, और उसी बिरयानी की महक को सूंघते हुए पुलिस वाले आ रहे हैं तेरे साथ पार्टी करने। अपने ससुर के घर से अभी निकल, वरना बिरयानी का चावल टूटे ना टूटे, तेरी हड्डी फसली जरूर टूटेगी। कुंदन की बात सुनकर प्रवीण डरते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो भाई? पुलिस यहाँ पर पुलिस को यहाँ का पता लगा कैसे? झल्लाते हुए कुंदन प्रवीण से कहता है, पुलिस ने शाकाल के कुत्ते छोड़े हैं तुझे ढूंढने के लिए। अरे मुझे क्या पता कैसे पता लगा पुलिस को तेरे ठिकाने का, बस मुझे इतना पता है कि पुलिस तेरे ठिकाने की ओर निकल चुकी है। कुंदन की बात सुन प्रवीण घबराते हुए कहता है, बिरयानी गई भाड़ में, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। प्रवीण को पुलिस की जानकारी देकर कुंदन फोन रख देता है। किशनबाग के एक छोटी सी बस्ती में सलीम और उसके साथी एक टीनों के बने मकान में घुसकर प्रवीण को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वहां प्रवीण कहीं नहीं दिखाई देता। तभी सलीम रेड्डी से पूछता है, क्या हुआ रेड्डी, तुम्हें तो पक्की खबर मिली थी ना कि वो प्रवीण यहीं छुपा हुआ है? रेड्डी सलीम को जवाब देते हुए कहता है, हाँ सर, पूरी पक्की खबर मिली थी, पर पता नहीं, लगता है कोई गलती हुई होगी मेरी मुखबिरों से, सॉरी सर। ठीक उसी वक्त सलीम की नजर वहां पड़े आधी पकी बिरयानी पर जाती है। चूल्हे पर रखे गरम डेक को देखते हुए सलीम रेड्डी से कहता है, इस आधे पके खाने को देख रहे हो रेड्डी? इसे देखकर ऐसे नहीं लगता कि कोई यहाँ से जल्दबाजी में भागा है? जरूर ये प्रवीण ही होगा। लगता है तुम्हारी खबर बिल्कुल सही थी रेड्डी। हैरान होते हुए रेड्डी सलीम से कहता है,
ये कैसा इत्तेफाक है सर कि ये हमारे आने से पहले ही यहाँ से चला गया। सलीम गहरी सोच में जाते हुए रेड्डी से कह रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है रेड्डी, जरूर किसी ने प्रवीण को हमारी यहाँ आने से पहले खबर दी है। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, पता करना पड़ेगा कि माजरा आखिर है क्या। शाम के 7 बज रहे होते हैं। अनमोल अपनी दुकान को बंद कर जाने की सोच ही रहा होता है। उसी वक्त जोया अनमोल के दुकान पर चहकते हुए आती है। जोया को अपनी दुकान पर आता देख अनमोल उसे कहता है, अरे जोया तू कब आई, आ अंदर आना, बैठ इधर। अपनी नजर चारों ओर घुमाते हुए जोया अनमोल के दुकान को बड़ी गौर से देखते हुए कहती है, दुकान तो बड़ी अच्छी लगाई है तूने, वो भी अपने दुश्मन के दुकान के ठीक सामने। सच में काफी तरक्की कर ली है तूने। जोया के पास आते हुए अनमोल उसे कहता है, अरे छोड़ना उस मदन गुप्ता की बात जिसकी वजह से तेरे और मेरे बीच लड़ाई हुई थी। तभी जोया अनमोल से कहती है, हाँ इसीलिए मैं तुझसे नाराज होकर दूर गई थी। कमबख्त मदन गुप्ता, राघवेंद्र अंकल के साथ भी उसने ठीक नहीं किया था। मदन गुप्ता का जिक्र मानो अनमोल को नागवार गुजर रहा होता है। अनमोल जोया से फिर से कहता है, उस मदन गुप्ता का नाम भी मत ले अभी, सारा मूड खराब हो जाएगा वरना। ये बता कैसी लगी मेरी दुकान। ताना मारते हुए जोया अनमोल से कहती है, दुकान तो अच्छी लगाई है तूने, पर मुझसे एक बार नहीं कहा अपने दुकान के बारे में। जोया को अपनी बात बताते हुए अनमोल उसे कहता है, जिस दिन मेरी दुकान का उद्घाटन था मैंने तुझे कितना याद किया है पता है। मैं तुझे फोन करके बुलाने ही वाला था, पर तभी तेरी चिट्ठी मुझे मिली कि तू हमेशा के लिए हैदराबाद छोड़कर जा रही है। तुझे पता है जोया, तेरी चिट्ठी पढ़कर मैं कितना रोया था। अनमोल की बात सुनकर जोया थोड़ा भावुक होते हुए पूछती है, सच में तुझे मेरी याद आई। तभी अनमोल नाराज होते हुए जोया से कहता है, और नहीं तो क्या, पता है कितनी याद आई मुझे तेरी। हर रोज आया करती थी, रोज रोया करता था मैं तेरे लिए। अब वादा कर मुझसे कि तू मुझे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाएगी। अनमोल की बात सुन जोया उसे निहारते हुए अपने मन में सोचती है, तुझे मैं कभी समझ ही नहीं पाई अनमोल। ऐसा लगता है तू मेरे साथ होते हुए भी नहीं है। अगर तेरे दिल में मेरे लिए इतने जज्बात हैं तो तू मेरे साथ क्यों नहीं है, उस काजल के साथ क्यों है। जोया के मन में कई सवाल आने लगते हैं। उसी वक्त अनमोल को किसी का फोन आता है। फोन उठाने की जगह अनमोल एक मैसेज कर फोन जेब में रख लेता है। तभी जोया उसे पूछती है, किसका फोन था। अनमोल जोया से कहता है, मेरी दुश्मन की बेटी का, काजल का, बाद में बात करता हूँ इससे आराम से। अनमोल की बात सुन जोया चौंक कर उसे पूछती है, क्या काजल मदन गुप्ता की बेटी है। तभी जोया के मन में चल रहे सवालों का उसे धुंधला धुंधला सा जवाब मिलने लगता है। जिस मदन गुप्ता ने राघवेंद्र अंकल के साथ इतना बड़ा धोखा किया, अनमोल उसके बेटी के साथ, जरूर कुछ बात है, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। जोया को खोया खोया देख अनमोल चुटकी मारते हुए उसे होश में लाता है और उसे कहता है, क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई आप। छोड़ो इन सब बातों को, चल कहीं खाने चलते हैं। इनकार करते हुए जोया अनमोल से कहती है, खाना खाने पीने नहीं जाना मुझे, जल्दी घर लौटना है मुझे। मैं तुझसे यहाँ एक जरूरी बात करने आई हूँ। रहीम चाचा से मेरी बात हुई थी, वो मुझे बता रहे थे कि असगर को अगले 25 दिनों में मौर्य काल के एंटीक्स चाहिए, क्योंकि अगले 25 दिन में जिन अंग्रेजों से वो डील करने वाला है वो यहाँ से जाने वाले हैं। अनमोल जोया की बात समझते हुए उसे कहता है, समझ गया, यानी कि मुझे वो एंटीक्स अगले 25 दिनों के अंदर ही खोजने होंगे। अपना सर हिलाते हुए जोया अनमोल से कहती है, सही समझा तू, पर तू उन एंटीक्स को खोजेगा कहाँ, पता किया है तूने कुछ। तभी अनमोल एक गांव का नाम लेते हुए जोया से कहता है, दानापुर। दानापुर गांव जो पटना में पड़ता है, हमें वो एंटीक्स वहां मिल सकते हैं। अनमोल से सवाल करते हुए जोया उसे पूछती है, तुझे कैसे पता कि तुझे वहां एंटीक्स मिल सकते हैं। जोया का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, क्योंकि प्रोफेसर प्रभाकर जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे बताया कि उस गांव में खुदाई करने पर लोगों को मौर्य काल के एंटीक्स के अवशेष मिले हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां एंटीक्स मिल सकते हैं। अपना सर हिलाते हुए जोया अनमोल से कहती है, ठीक कहा तूने, वहां जाने से हो सकता है तेरा आईना हमें उन एंटीक्स तक पहुंचा दे। जोया और अनमोल बात कर ही रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त उन दोनों का ध्यान दुकान के बाहर जाता है, जहां उनके सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है। उस कार से विक्रम सिन्हा उतरकर सीधे अनमोल की दुकान की ओर आ रहे होते हैं। विक्रम सिन्हा को देख जोया उसे पूछती है, ये कौन है। अनमोल जोया का जवाब देते हुए कहता है, ये शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट किंग है, विक्रम सिन्हा।
ये यहाँ आया है तो जरूर कुछ खास बात है। क्या कोई खास मकसद से विक्रम सिन्हा आया है अनमोल की दुकान पर? क्या मिल पाएंगे जोया को उसके मन में चल रहे सवालों के जवाब? और कैसे मिलेंगे अनमोल को दानापुर में मौर्य काल के एंटीक्स? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल और जोया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनमोल के दुकान के सामने विक्रम सिन्हा की कार आकर रुक जाती है। विक्रम सिन्हा को अपने दुकान में आता हुआ देख अनमोल को अंदेशा हो जाता है कि वो यहाँ जरूर उससे कोई अहम बात करने आया है। विक्रम सिन्हा के दुकान में दाखिल होते ही अनमोल उसे कहता है, हेलो विक्रम जी, बताइए कैसे आना हुआ आपका? अनमोल का जवाब सुनकर विक्रम सिन्हा पास खड़ी जोया को देखने लगता है, मानो वो जोया के सामने अनमोल से बात करने में हिचकिचा रहा हो। अनमोल विक्रम सिन्हा के उलझन को भांपते हुए जोया से कहता है, मैं अभी विक्रम सर से बात करके आता हूँ जोया, तुम यहीं रुकना। जोया से बात कर अनमोल विक्रम सिन्हा को अपने दुकान के दूसरी ओर ले जाता है, जहां वो दोनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी अनमोल फिर एक बार विक्रम सिन्हा से पूछता है, कहिए विक्रम जी, ऐसी क्या बात है जो आप खुद मेरी दुकान पर चले आए? तभी विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, मेरे पास एक खास काम है अनमोल, जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। विक्रम सिन्हा की बात सुन अनमोल सतर्क होते हुए उसे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ विक्रम जी कि वो ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, बिहार में मेरा रियल एस्टेट का काफी बड़ा काम है अनमोल, जहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ के छोटे छोटे गाँव में खुदाई करने पर मेरे मजदूरों को काफी पुराने एंटीक्स मिले हैं। मुझे तुम्हारे जैसे ही शख्स चाहिए उन एंटीक्स की पहचान के लिए, और 2 दिन बाद बिहार में एक एंटीक्स का ऑक्शन भी होने वाला है, और उस ऑक्शन में काफी सारी नायाब चीजें तुम मेरे लिए परख कर खरीद सकते हो। याद है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए मैंने तुमसे पूछा था, जिसका जवाब तुमने अभी तक दिया नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल लो। अगर तुम बिहार जाओगे तो ऑक्शन अटेंड करने के साथ साथ उस गांव में निकल रहे एंटीक्स को भी परख सकते हो। विक्रम सिन्हा की सारी बात सुनकर अनमोल सोचने लगता है। अंत में अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, ठीक है विक्रम जी, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए मैं महीने में एक बार एक ऑक्शन अटेंड करूंगा ही, और आपके लिए नायाब एंटीक्स भी परखूंगा। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा खुश होते हुए अनमोल से कहता है, बहुत खूब अनमोल, मैं तुमसे तुम्हारी राय जानने के लिए यहाँ आया था। कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, बाकी की बातें वहीं कर लेंगे। अनमोल से बात कर विक्रम सिन्हा वहां से चला जाता है। विक्रम सिन्हा के वहां से जाते ही अनमोल जोया की ओर जाता है, जो उसके दुकान के काउंटर के पास बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। विक्रम सिन्हा से मिलकर अनमोल जोया के पास जाता है। अनमोल को आता हुआ देख जोया उसे पूछती है, कौन सी रहस्यमयी बात करके आया है तू उस विक्रम सिन्हा के साथ? आखिर बात क्या है? जोया की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, विक्रम सिन्हा चाहता है कि मैं उसके लिए ऑक्शन अटेंड करूं और उसके लिए नायाब एंटीक्स की परख करूं, और इस काम के लिए वो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है, और 2 दिन बाद मुझे विक्रम सिन्हा की तरफ से एक ऑक्शन भी अटेंड करने बिहार जाना है। बिहार का नाम सुनते ही जोया चौंक कर उसे कहती है, क्या कहा? बिहार? वहां से तो तेरा पाटलिपुत्र काफी करीब पड़ेगा। उस मौर्य काल के एंटीक्स को तुझे वहीं ढूंढना जो है। तो अब तूने क्या सोचा है? क्या तू साइन कर रहा है विक्रम सिन्हा का कॉन्ट्रैक्ट? अपना सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, हाँ, पहले तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था किसी के लिए काम करने का, क्योंकि मैं पूरा वक्त अपने दुकान को देना चाहता था। पर अब विक्रम सिन्हा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मुझे मेरा फायदा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पाटलिपुत्र में मुझे उन मौर्य काल के एंटीक्स ढूंढने के लिए कहीं खुदाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं विक्रम सिन्हा से मदद भी तो मांग सकता हूँ। अब मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचने तक का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है जोया। अनमोल को देखते हुए जोया उसे कहती है, तुझे तेरे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, पर मुझे तो अभी श्याम सिंह की चाट नजर आ रही है। चलना, चलकर कुछ अच्छा खाते हैं, आज काफी दिन हो गए हैं। जोया को मुस्कुराता हुआ देख अनमोल उसे कहता है, चल चलते हैं, मुझे भी काफी भूख लगी है। दुकान बंद कर अनमोल जोया के साथ निकल जाता है, पर जोया के साथ जाते हुए अनमोल को ये पता नहीं होता कि चोरी छुपे 2 निगाहें उसी की ओर देख रही हैं, जो अनमोल पर नजर रखे हुए थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि काजल थी, जो अनमोल और जोया पर बदस्तूर नजर रखे हुए थी और दोनों को साथ जाते हुए गुस्से में उन्हें देख रही थी।
अगली सुबह अनमोल अपने कमरे पर तैयार हो ही रहा होता है। तभी कुंदन अनमोल के पास आता है और उसे कहता है, चल अनमोल, दुकान के लिए देरी हो रही है, चल निकलते हैं। तभी अनमोल कुंदन से कहता है, नहीं कुंदन, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं तुझे दुकान छोड़कर वहां से अपने काम के लिए चला जाऊंगा। जवाब में कुंदन अनमोल से कहता है, ठीक है, मुझे दुकान पर छोड़कर तू अपने काम के लिए चला जा, तू दुकान की टेंशन मत ले, अगर तुझे देरी भी होगी तो मैं दुकान अच्छे से संभाल लूंगा। अनमोल कुंदन के साथ घर से निकल जाता है और कुंदन को दुकान पर छोड़कर विक्रम सिन्हा से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। विक्रम सिन्हा अपने ऑफिस में जॉन के साथ बैठा ही होता है। तभी जॉन अनमोल को ऑफिस के अंदर आते हुए देखकर विक्रम सिन्हा से कहता है, लीजिए सर, आ गया आपका अनमोल, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनमोल विक्रम सिन्हा के पास आता है, वो उसे कहता है, तो आ ही गए तुम अनमोल। अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, हाँ विक्रम जी, लाइए दीजिए अपना वो कॉन्ट्रैक्ट, मैं साइन कर देता हूँ। उसी वक्त विक्रम सिन्हा अपने डेस्क के लॉकर से कॉन्ट्रैक्ट निकालकर अनमोल के सामने रखते हुए कहता है, ये लो अनमोल, ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। हर महीने तुम्हें मेरे लिए एक ऑक्शन अटेंड करना होगा। हर ऑक्शन के मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा और मेरे लिए तुम्हें एंटीक्स भी परखने होंगे। अब बस तुम बिहार जाने की तैयारी करो, क्योंकि कल ही वहां तुम्हें एक ऑक्शन अटेंड करना है। विक्रम सिन्हा के कॉन्ट्रैक्ट की बातें सुनकर अनमोल उसे कहता है, ठीक है विक्रम जी, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इतना कहकर अनमोल अपने सामने रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथों में लेकर उसे पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद उस पर साइन कर देता है। विक्रम सिन्हा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर अनमोल वहां से चला जाता है। अनमोल के जाते ही विक्रम सिन्हा के चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान आ जाती है। तभी जॉन विक्रम सिन्हा से कहता है, लीजिए सर, हो गया आपका काम, आखिर अनमोल ने आपके काम के लिए हाँ कर ही दी। मुस्कुराते हुए विक्रम सिन्हा जॉन से कहता है, हाँ जॉन, जिस काम के लिए मुझे अनमोल की जरूरत थी, अब वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं अनमोल को सीधे बता देता कि मेरा वो काम क्या है, तो वो मेरे लिए काम कभी नहीं करता, पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बहाने बड़ी चालाकी के साथ मैं अपना काम अनमोल से निकलवा लूंगा और अनमोल को भनक भी नहीं पड़ेगी कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। अनमोल अपने कमरे में बैठा बिहार जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसे जोया का कॉल आता है। जैसे ही अनमोल जोया का फोन उठाता है, जोया उसे कहती है, तो हो गया तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन, कब निकलना है हमें बिहार के लिए? जोया की बात को अनमोल समझते हुए कहता है, हाँ हो तो गया है मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन, पर मैं फिर से तुझसे कह रहा हूँ जोया, तू मेरे साथ इस पचड़े में क्यों पड़ना चाहती है? मैं अकेले ही जाकर वहां वो एंटीक्स ढूंढ लूंगा। अनमोल की बात सुनते ही जोया गुस्से से उसे कहने लगती है, फिर से तेरा भाषण चालू हो गया? इतनी बार कहा है कि तुझे मैं वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। वो अब्बू लुलू और असगर तुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं और रहीम चाचा से मुझे उनकी खबर भी तो मिलती रहेगी। और वैसे भी मुझे तेरे साथ बिहार घूमना है और कितने रीजन बताऊं तुझे तेरे साथ चलने के लिए। जोया को रोकते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है बाबा, ठीक है, मुझे पता है तू मेरी एक नहीं सुनने वाली, पर बिहार चलने के लिए तू तेरे घर पर कहेगी क्या? अनमोल का जवाब देते हुए जोया उसे कहती है, मैंने अपने अम्मी अब्बू से कह दिया है कि मैं बिहार घूमने जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना देख, समझा? जोया की बात सुन अनमोल उसे कहता है, ठीक है जोया, अपना बैग पैक कर ले, मैं तेरी भी टिकट बुक कर लेता हूँ फ्लाइट की, चलते हैं बिहार। जैसे ही अनमोल अपना फोन रखता है, उसके सामने खड़ी होती है काजल, जो उसे घूर कर देख रही होती है। तभी काजल की नजर अनमोल के सामान पर जाती है। उस सामान को संदिग्ध भरी नजरों से देखते हुए काजल अनमोल से पूछती है, ये अकेले अकेले कहाँ जाने की तैयारी हो रही है अनमोल, मुझे नहीं बताओगे? अनमोल वहां काजल की मौजूदगी से बेखबर था। वो हिचकिचाते हुए काजल से कहने लगता है, वो काजल, मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अपनी आंखें छोटी करते हुए काजल अनमोल से पूछती है, कब बता दे तुम मुझे? बिहार पहुंचने के बाद? क्यों जा रहे हो तुम बिहार? और कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? काजल के सवालों के जवाब पर अनमोल उसे कहता है, सॉरी काजल, वो कल मैं काफी बिजी था और मैंने विक्रम सिन्हा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसी के काम के लिए मुझे बिहार जाना है। अनमोल की बात सुन काजल उसे कहती है, फाइन, ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ बिहार। काजल की बात सुन अनमोल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनमोल के सामने एक बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है कि वो आखिर किसे बिहार साथ ले जाए, काजल को या फिर जोया को। क्या अनमोल को नुकसान का सामना करना पड़ेगा विक्रम सिन्हा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए,
ऐसा कौन सा गोपनीय काम है जो विक्रम सिन्हा अनमोल से करवाना चाहता है, और आखिरकार किसके साथ जाएगा अनमोल बिहार, जोया या काजल के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल बिहार जाने के लिए दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। बिहार जाने के लिए अपना बैग पैक कर ही रहा होता है, तभी काजल वहां आकर उससे पूछती है कि वो कहां जाने की तैयारी कर रहा है। जवाब में अनमोल उससे कह देता है कि वो एंटीक्स के किसी काम के लिए बिहार जा रहा है। अनमोल की बात सुनकर काजल भी उसके साथ बिहार आने की बात कहती है। अब अनमोल के मन में काफी दुविधा हो जाती है कि वो आखिर बिहार किसके साथ जाए, जोया के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड काजल के साथ। अनमोल बड़ी उलझन में पड़ते हुए अपने आप से कहता है, काजल से कैसे कहूं कि मैं बिहार मौर्य काल के एंटीक्स ढूंढने जा रहा हूं, जिसमें जोया मेरी रहीम चाचा के साथ मिलकर मदद करना चाहती है। काजल जोया के साथ मुझे अकेले बिहार नहीं जाने देगी। मुझे काजल को यहीं रोकना होगा और उससे जोया के बारे में भी छुपाना होगा। काजल को समझाते हुए अनमोल उसे कहता है, नहीं काजल, तुम बिहार आकर मेरे साथ क्या करोगी? यहाँ आराम करो, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी ही लौट आऊंगा। मायूस भरी नजरों से देखते हुए काजल अनमोल से पूछती है, पता नहीं क्यों अनमोल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मेरे फोन नहीं उठाते, कल बिहार जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। काजल की बात सुन अनमोल उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा काजल, बस कल मैं काफी बिजी था, इसीलिए तुम्हें बता नहीं पाया। और रही बात बिहार की, तो वहां पर काफी गर्मी होगी और तुम्हें गर्मी अच्छी नहीं लगती ना, क्यों तुम मेरे साथ वहां चलोगी? मैं कुछ ही दिनों में अपना काम खत्म करके वापस चला आऊंगा। नाराज होते हुए काजल अनमोल से कहती है, अनमोल, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? जो कुछ भी है साफ साफ मुझे बता दो, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और अब भी अपने साथ आने से मना कर रहे हो। चेहरे पर चिंता भरी मुस्कान लिए अनमोल काजल से कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है काजल, जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। भला मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करने लगूंगा? मैंने कहा ना, कल मैं काफी बिजी था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। मैंने विक्रम सिन्हा नाम के आदमी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। बस इन्हीं कामों में थोड़ा बिजी था और कुछ नहीं। अनमोल की बात सुन काजल एक गहरी सांस लेते हुए उसे कहती है, ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर मैं तुम्हारी बिहार अकेले जाने वाली बात नहीं मानूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ बिहार चलूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी अनमोल। काजल की जिद पर अनमोल उसे समझाते हुए कहता है, अरे कहा ना काजल, कुछ ही दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? जहां मैं जाऊं वहां तुम्हें आना जरूरी है क्या? काजल अनमोल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ जरूरी है, गर्लफ्रेंड हूं मैं तुम्हारी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे कि नहीं? काजल की बात सुनकर अनमोल अपने मन में कहने लगता है, काजल को मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि वो गर्लफ्रेंड है मेरी। मुझे कैसे भी करके जोया को मना करना होगा अपने साथ चलने के लिए। काजल को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है काजल, तुम मेरे साथ चल सकती हो। अनमोल की बात सुनकर काजल खुश होकर उसे कहती है, मुझे पता था तुम मेरी कोई बात नहीं टालोगे अनमोल। चलो अब मैं भी निकलती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ। अनमोल से बात कर काजल वहां से निकल जाती है, पर तभी अनमोल एक गहरी सोच में जाते हुए चिंतित होकर अपने आप से कहने लगता है, अब मुझे जोया को बताना ही होगा कि काजल मेरे साथ बिहार चल रही है और वो मेरे साथ नहीं आ सकती। जोया मुझसे नाराज होगी, पर मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझेगी। काजल अपने कमरे में गाना गुनगुनाते हुए बैग पैक कर रही होती है, तभी पीछे से मदन गुप्ता उसे देखते हुए कहते हैं, अरे बेटा काजल, कहाँ जा रही है तू? ये बैग पैक क्यों कर रही है? नाराजगी में काजल मदन गुप्ता से कहती है, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ बिहार, 4 से 5 दिन बाद लौट आऊंगी। हैरान होते हुए मदन गुप्ता काजल से कहते हैं, अरे बाहर जा रही है तू, तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे कभी बंदिश में रखा है क्या कहीं जाने के लिए? मुड़कर काजल मदन गुप्ता को देखते हुए कहती है, मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा पापा। बोलिए क्या करेंगे आप? एसिड दिखाकर रोकेंगे मुझे? काजल की नाराजगी को देखते हुए मदन गुप्ता काफी पछतावे भरी आवाज में उसे कहने लगता है, अरे बेटा, उस बात को तो काफी वक्त बीत चुका है।
अभी भी तू उसी चीज को लिए बैठी है। मैंने कहा ना, माफ कर दे मुझे, हो गई गलती। मदन गुप्ता काजल से अपनी बात कह ही रहा होता है कि काजल मदन गुप्ता की बात पूरी सुने बिना कमरे से बाहर चली जाती है। काजल को नाराजगी में बाहर जाते हुए देख मदन गुप्ता उसे कहता है, अरे काजल, मेरी बात तो सुन। देखते ही देखते काजल कमरे से बाहर चली जाती है, पर ठीक उसी वक्त काजल के फोन पर एक मैसेज आता है। तभी मदन गुप्ता का ध्यान उस मैसेज की ओर जाता है। तभी मदन गुप्ता देखता है कि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि अनमोल का होता है। चौंकते हुए मदन गुप्ता काजल का फोन उठाता है और जैसे ही उस मैसेज को खोलता है, उसमें अनमोल और काजल की बिहार की टिकट की जानकारी दिखाई देती है। उन टिकट को देखकर मदन गुप्ता चौंकते हुए कहता है, ये काजल अनमोल के साथ बिहार जा रही है? नहीं नहीं, अनमोल के साथ काजल की इस दोस्ती को मुझे यहीं रोकना होगा। ये अनमोल के पर दिन निकलते जा रहे हैं, इसके पर मुझे काटने ही होंगे। चार मीनार के मिलान जूस सेंटर के बाहर अनमोल खड़ा जूस पी रहा होता है। तभी सामने से जोया उसी की ओर चली आ रही होती है। जोया को आता हुआ देख अनमोल अपने सामने रखे छोटे से डिब्बे को जोया के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये ले जोया, तेरे लिए शहद दूध मलाई, खा ले, तेरे लिए लिया है, तुझे बहुत अच्छी लगती है ना। और फिर हम यहाँ से सीधे तेरे पसंद के कबाब खाने चलते हैं। संदिग्ध निगाहों से देखते हुए जोया अनमोल से पूछती है, तूने मुझे यहाँ कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया है ना? ये मिठाई और कबाब, जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो आज तू मेरी इतनी जी हजूरी कर रहा है। अच्छे से जानती हूँ तुझे अनमोल, सीधे सीधे बोल, बात क्या है? जोया का सवाल सुन अनमोल सोचते हुए कहता है, अब कैसे बताऊं जोया को कि वो मेरे साथ बिहार नहीं चल सकती। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही जोया से बात करने की। अनमोल हिचकिचाते हुए जोया से कह रहा है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है जोया, जैसा तू सोच रही है। चल अभी हम यहाँ से निकलते हैं कबाब खाने, वहां बैठकर अच्छे से बात करेंगे। अनमोल की हड़बड़ाहट देख जोया अपने मन में कहती है, जरूर अनमोल मुझसे कुछ छुपा रहा है, पता नहीं क्या बात करने वाला है ये मुझसे, जरूर कुछ तो बात है। मदन गुप्ता प्रतिभा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ होता है। वो सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही मदन गुप्ता को वहां उसका दोस्त डॉक्टर विनायक शर्मा दिखाई देता है। विनायक शर्मा मदन गुप्ता को वहां देख कहता है, और मदन बता, क्या हुआ तुझे? सर्दी जुकाम या फिर कोई बॉडी चेकअप कराना है तुझे? बोल, अभी तेरा इलाज चुटकियों में कर देता हूँ। विनायक शर्मा का हाथ पकड़ते हुए मदन गुप्ता उसे कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना है मुझे तुझसे एक जरूरी काम है विनायक। मदन गुप्ता को गौर से देखते हुए विनायक शर्मा उसे पूछता है, क्या काम है तुझे? मदन गुप्ता विनायक शर्मा का हाथ पकड़ते हुए उसे उसके केबिन की ओर ले जाता है। विनायक शर्मा के केबिन में लाकर मदन गुप्ता उसे कहता है, कुछ नहीं यार, मुझे तुझसे एक झूठी रिपोर्ट बनवानी है। मुझे हॉस्पिटल में झूठा दाखिला चाहिए, ये कहकर कि मुझे एक माइनर सा हार्ट अटैक आया है। चौंकते हुए विनायक शर्मा मदन गुप्ता से कहता है, अबे अच्छा खासा तो है तू, तो फिर क्यों झूठी बीमारी का नाटक कर रहा है? मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। विनती करते हुए मदन गुप्ता विनायक शर्मा से कहता है, यार इतना पुराना दोस्त है तू मेरा, थोड़ी मदद कर दे। मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की जिद कर रही है और मैं उसे जाने नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे उसकी चिंता है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। अगर अपनी तबीयत का बहाना बनाऊंगा तो वो जरूर रुकेगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सोचते हुए विनायक शर्मा मदन गुप्ता को देखने लगता है और अचानक से उसे देखकर मुस्कुरा देता है। विनायक शर्मा को मुस्कुराता हुआ देख मदन गुप्ता भी खुश हो जाता है। तभी विनायक शर्मा मदन गुप्ता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आजकल के बच्चों को कुछ बातों के लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ तेरा प्रॉब्लम। चल ठीक है, तू समझ, बन गई है झूठी रिपोर्ट। काजल अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही होती है। ठीक उसी वक्त उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। हेलो, आप काजल गुप्ता बात कर रही हो? हम प्रतिभा हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आपके पापा को माइनर सा हार्ट अटैक आया है, आपको तुरंत यहाँ आना होगा। फोन पर अपने पिता की जानकारी लेते ही काजल घबराते हुए कहती है, हार्ट अटैक? पापा को? वो ठीक तो है ना? जवाब में काजल से कहा जाता है कि वो ठीक तो है, पर आपको तुरंत ही यहाँ आना होगा। जल्दबाजी में निकलते हुए काजल फोन पर कहने लगती है, जी जी, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। इतना कहकर काजल वहां से तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अनमोल और जोया हैदराबाद के मदीना रोड पर बने होटल नायाब में बैठे कबाब खा रहे होते हैं। कबाब खाते हुए जोया अनमोल के गंभीर चेहरे को देखते हुए पूछ ही लेती है, चल अनमोल, अब मुंह खोल ही दे अपना,
क्या है दिलों के राज, अब बता भी दे मुझे। कौन सी जरूरी बात करनी है तुझे मुझसे? जोया को देखते हुए अनमोल अपने मन में कहता है, अब ज्यादा देर जोया से छुपा नहीं सकता। उसे कह ही देता हूँ कि मैं बिहार काजल के साथ जा रहा हूँ। क्या अनमोल के फैसले पर बुरा मान जाएगी जोया? कहां ले जाएगी अनमोल को ये रिश्तों की उलझन, और क्या होने वाला है बिहार में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल के गंभीर चेहरे को देखते हुए जोया समझ जाती है कि अनमोल जरूर उससे कोई बात छुपा रहा है जिसे वो कहने में संकोच कर रहा है। तभी जोया अनमोल से फिर से पूछती है, बोल अनमोल, क्या बात है? अच्छे से जानती हूँ तुझे, कुछ तो बात है जो तेरे अंदर चल रही है। झिझकते हुए अनमोल जोया से अंत में कह ही देता है, बात दरअसल ये है जोया कि तू मेरे साथ बिहार नहीं चल सकती, क्योंकि मैं बिहार काजल के साथ जा रहा हूँ। अनमोल की बात सुन जोया मायूस हो जाती है और उसे कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती थी, इसीलिए तेरे साथ आना चाहती थी। तू चले जा अपनी उस काजल के साथ। जोया के मायूस चेहरे को देख अनमोल भी मायूस हो रहा होता है, मानो एक बार फिर तकदीर ने उन्हें अलग कर दिया हो। तभी अनमोल को काजल का फोन आता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, उसे सामने से काजल की रोते हुए आवाज सुनाई पड़ती है, हेलो अनमोल। काजल का रोना सुनकर अनमोल हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? काजल अनमोल से कहती है, अनमोल, पापा को हार्ट अटैक आया है, मैं अभी प्रतिभा हॉस्पिटल में हूँ। अनमोल चौंक कर काजल से पूछता है, क्या हार्ट अटैक? कैसे हैं अभी तुम्हारे पापा? मदन गुप्ता की जानकारी देते हुए काजल उसे कहती है, डॉक्टरों ने कहा है कि पापा अभी ठीक हैं, पर उन्हें काफी देखभाल की जरूरत है, इसीलिए मैं कल तुम्हारे साथ बिहार नहीं चल सकती अनमोल। काजल की बात सुनकर अनमोल एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड कि कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पापा को। तुम उनका ख्याल रखना काजल, मैं तुमसे बिहार से आने के बाद मिलता हूँ। जैसे ही अनमोल फोन रखता है, पास बैठी जोया उससे पूछती है, क्या हुआ, इसकी तबीयत खराब हो गई है? कौन था फोन पर? तभी अनमोल जोया को सारी बात बताते हुए कहता है, काजल का फोन था, मदन गुप्ता को माइनर सा हार्ट अटैक आया है, बस उसी के बारे में बता रही थी काजल। थैंक गॉड कि मदन गुप्ता को कुछ नहीं हुआ। अपनी आंखें छोटी करते हुए जोया अनमोल से पूछती है, तुझे मदन गुप्ता की सेहत की बड़ी चिंता हो रही है? जोया का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, नहीं, मुझे मदन गुप्ता की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो बस इस बात का डर था कि मदन गुप्ता को कुछ हो ना जाए। तुझे तो पता है कि जो भी उसने मेरे पापा के साथ किया है, उसका भुगतान उसे करना ही होगा, उससे पहले उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अनमोल की बात सुनकर जोया हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है, कहीं अनमोल ने मदन गुप्ता से बदला लेने के लिए तो काजल से रिश्ता नहीं बनाया है, या वाकई में अनमोल काजल से प्यार करता है। मैं तो हैदराबाद अनमोल को पाने ही आई थी, और काजल के बारे में सोचकर ही मैंने अनमोल से अपने दिल की बात नहीं कही। अब मेरा मकसद सिर्फ अनमोल की जान बचाना है, काजल का दिल तोड़ना नहीं। अगर अनमोल सिर्फ मदन गुप्ता से बदला लेने के लिए काजल से प्यार का ढोंग कर रहा है, तो मुझे उसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि अनमोल के दिल में है क्या। जोया के मन में उठ रहे सवाल काफी वाजिब भी होते हैं, जिसका पता उसे लगाना ही होता है। जोया अपने सवालों में उलझी ही होती है कि तभी अनमोल उससे पूछता है, क्या सोच रही है इतना? हो गया है ना तेरा खाना पूरा? चल अभी यहाँ से निकलते हैं। अनमोल अपनी जगह से जैसे ही उठता है, जोया उसका हाथ पकड़कर रुका लेती है और उससे पूछती है, एक बात पूछूं तुझसे, सच सच बताएगा? अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए अनमोल जोया से कहता है, हाँ पूछ जो पूछना है। तभी जोया अनमोल की आंखों में देखते हुए उससे पूछती है, सच सच बता कि तू सच में काजल से प्यार करता है? जोया का सवाल सुनकर अनमोल काफी विचलित हो उठता है। वो टाल मटोल करते हुए जोया से कहता है, ये कैसा सवाल पूछ रही है तू? इसका कोई मतलब ही है? काजल के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो इसका मतलब उससे प्यार करता ही हूँ ना? अनमोल की बेकरारी को देखते हुए जोया उसके हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, यही बात मेरी आंखों में देखकर बोल कि तू काजल से सच्चा प्यार करता है। अनमोल जोया से नजरें चुराते हुए कहता है, तू भी ना जोया, बच्चों जैसी हरकतें करने लगी है, चल अभी निकलते हैं यहाँ से। जोया अनमोल के हाथ खींचते हुए और सख्ती से पूछती है,
मेरी आंखों में देखकर बोल अनमोल कि तू काजल से प्यार करता है। आखिरकार अनमोल जोया के जवाब से बचते हुए अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाते हुए कहता है, तेरे बचकाने सवालों का मैं जवाब देने नहीं वाला। मैं बाहर काउंटर पर बिल पे कर रहा हूँ। बाहर तेरा इंतजार करता हूँ, तू जल्दी बाहर आ जाना। अनमोल की बेचैनी को देखते हुए जोया अपने आप से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। चाहे तू मेरे सवालों से जितना भी बच ले अनमोल, पर मैं तुझसे सच उगलवा कर ही रहूंगी कि आखिर तेरे दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। अनमोल और जोया कार में बैठे खामोश जा रहे होते हैं। उसी खामोशी को तोड़ते हुए जोया अनमोल से पूछती है, तो मेरी टिकट करा दी तूने बिहार की? हैरानी से जोया की ओर देखते हुए अनमोल उसे कहता है, तू अब भी मेरे साथ आना चाहती है? अनमोल की बात सुन जोया उसे कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी? अनमोल जोया से कहता है, मुझे लगा काजल की बात सुनकर तू मुझसे नाराज हो गई होगी। मुस्कुराते हुए जोया अनमोल से कहती है, दुख हुआ था तेरी बात सुनकर, पर तुझसे नाराज नहीं हुई थी मैं। समझ सकती हूँ तेरी प्रॉब्लम। जोया की बात सुन अनमोल उसकी आंखों में प्यार से देखने लगता है, जिससे कि वो जोया के आंखों में होश आ जाता है। तभी जोया अनमोल को सड़क पर ध्यान देने के लिए कहती है। अनमोल अपनी नजर सड़क पर लाता है और सीधे कार चलाते हुए कहता है, ठीक है, बुक कर दूंगा तेरा टिकट बिहार के लिए। बात करते हुए जोया और अनमोल कार में बैठे चले जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल में काजल मदन गुप्ता के बेड के पास बैठी हुई होती है। तभी मदन गुप्ता बेड पर लेटे हुए अपना ऑक्सीजन मास्क हटाता है और नाटक करते हुए काजल से कहता है, मेरे वजह से तुझे एक और तकलीफ हुई ना बेटी, तेरे दोस्तों के साथ तेरा ट्रिप कैंसिल हो गया ना। मदन गुप्ता का हाथ पकड़ते हुए काजल उसे कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो आप पापा? आपके लिए ऐसे 100 ट्रिप कुर्बान कर दूं मैं? आपकी सेहत से बढ़कर कुछ है मेरे लिए? चलिए आप ज्यादा कुछ भी मत सोचिए, बस आराम करिए। तभी मदन गुप्ता काजल से पूछता है, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना बेटी? तेरी यहाँ नाराजगी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अपने पिता को मुस्कुराकर देखते हुए काजल कहती है, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ पापा, आप प्लीज आराम करिए, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। काजल के जाते ही मदन गुप्ता के चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कान आ जाती है। वो खुश होते हुए अपने मन में कहने लगता है, एक तीर से 2 निशाने किए हैं मैंने, अपनी बेटी की नाराजगी भी दूर कर ली और अनमोल के साथ बिहार जाने से काजल को बचा भी लिया। बस इस अनमोल से काजल को छुटकारा दिलाना ही होगा मुझे। दिन पर दिन ये इस अनमोल के पर निकलते ही जा रहे हैं। इसका जरूर कुछ करना होगा मुझे। मेरा मुलाजिम मेरी बेटी के करीब आ रहा है। अब ये अनमोल देखेगा मदन गुप्ता का असली रूप। दूर अनजान एक बड़ी सी वीरान कोठरी में कांच के बोतल के जमीन पर फिरते हुए आवाज आ रही होती है। उस बोतल को अब्बू लुलू एक साथी अल्ताफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ अब्बू भाई, आज शराब पीने की जगह इस बोतल को जमीन पर क्यों फिरा रहे हो? उस भरी हुई शराब की बोतल को तुरंत ही अपने हाथ में लेकर अब्बू लुलू जमीन पर पटक देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, आज अब्बू लुलू पिएगा नहीं, आज अब्बू लुलू कोई नशा करेगा नहीं, और अब्बू लुलू तब तक कोई नशा नहीं करेगा जब तक कि वो मौर्य काल के एंटीक्स को ढूंढ कर नहीं निकाल लेता। दंग होकर पास खड़े अल्ताफ और विशाल अब्बू लुलू को देख रहे होते हैं। तभी विशाल अब्बू लुलू से कहता है, भाई लेकिन उन एंटीक्स को तो असगर भाई ने आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऑफिस से चुराने के लिए कहा है। वहां से एंटीक्स को निकालना मतलब आत्महत्या करने के बराबर है। अपने चेहरे पर एक अजीब हंसी लिए अब्बू लुलू विशाल से कहता है, तुझे क्या लगता है असगर भाई की ख्वाहिश पूरी करने की चक्कर में मैं बलि का बकरा बन जाऊं? अब्बू लुलू वो मौका परस्त इंसान है कि वक्त आने पर असगर भाई को बलि का बकरा बना दे। मैं उस ऑफिस में नहीं जाने वाला। मौके की नजाकत को देखते हुए मुझे असगर भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस काल के एंटीक्स को ढूंढना ही होगा। विशाल और अल्ताफ अब्बू लुलू की बात समझ नहीं पा रहे होते हैं। तभी अल्ताफ अब्बू लुलू से पूछता है, पर भाई अगर आप उस ऑफिस में जाकर वो एंटीक्स चोरी करना चाहते हो तो वो एंटीक्स आपको मिलेंगे कहां से? विशाल की ओर आते हुए अब्बू लुलू उसे कहता है, तूने वो कहावत सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। हैदराबाद के छोटे से लेकर बड़े चोरों तक से मैंने उन एंटीक्स का पता लगाया, पर किसी ने मुझे उन एंटीक्स की जानकारी नहीं दी। पर एक ऐसा चोर है हैदराबाद में जो मुझे उन एंटीक्स की जानकारी दे सकता है। हैरान होते हुए विशाल अब्बू लुलू से पूछता है, कौन है वो शख्स अब्बू भाई जिसकी आप बात कर रहे हो? हंसते हुए अब्बू लुलू उस वीरान कोठरी से निकलते हुए अपने साथियों से कहता है,
चलो बताता हूँ कौन है वो शख्स। पता किया है मैंने कहाँ लेटा हुआ है वो आजकल। इतना कहकर अब्बू लुलू अपने साथियों के साथ उस कोठरी से निकल जाता है। कौन है वो शख्स जिसकी बात कर रहा है अब्बू लुलू? क्या मौर्य काल के एंटीक्स की जानकारी मिलेगी अब्बू लुलू को उस शख्स से? और क्या खुराफात मचाएगा आगे मदन गुप्ता अनमोल की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और